हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 6 पोइट्स एंड पैनकेक का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ये लेसन हमने पहले भी डिस्कस किया था और रीड किया था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो ध्यान से इस लॉन्ग क्वेश्चन को समझें और सुनें। उन्हें भी चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर पहले नहीं आया है तो। लेट्स वी स्टार्ट। In this chapter, the writer Ashok Mitra is the writer of this lesson, gave an interesting account of the Gemini studio that was set up in Madras in 1940। यानी कि ये जो चैप्टर है वो मद्रास के, जिसका नाम आजकल चेन्नई हम बोलते हैं, चेन्नई के एक स्टूडियो की है जिसका नाम है जेमिनी स्टूडियो, उसके बारे में है। और जो इसके राइटर हैं वो हैं अशोक मित्रा, जिन्होंने पूरा इस जेमिनी स्टूडियो के बारे में डिस्क्राइब किया है। चेन्नई में यानी कि मद्रास में कब बना था ये? 1940 में। इट्स फाउंडर वाज मिस्टर एस वासन, यानी कि जो इसके खोजकर्ता थे, जो इसको खोजने वाले थे, इसके मालिक थे, वो थे मिस्टर एस वासन, हु नोन एज द बॉस। मिस्टर एस वासन को द बॉस भी कहा जाता था। द राइटर्स जॉब, राइटर मतलब कि अशोक मित्रा की जो जॉब थी स्टूडियो के अंदर, वो क्या थी? वाज टू टेक आउट न्यूज़पेपर कटिंग्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। जो अशोक मित्रा का काम था स्टूडियो के अंदर वो था न्यूज़पेपर की कट करना, जो मेन न्यूज़ होती थी उनकी कटिंग करना और उनको एक फ़ाइल के अंदर स्टोर करना। ही गेव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट ऑल्सो। जो मिस्टर अशोक मित्रा हैं राइटर, उन्होंने मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बताया है, पूरा डिस्क्रिप्शन बताया है कि वहाँ क्या क्या होता था। जो इस लेसन का नाम रखा है पोइट्स एंड पैनकेक, वो इस मेकअप डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है। जो भी मेकअप मटेरियल उस मेकअप डिपार्टमेंट में आता था उसी को नाम दिया गया है पैनकेक। तो ही टोल्ड दैट ट्रक लोड्स ऑफ मेकअप मटेरियल वर यूज्ड देयर, कि ट्रक भरकर जो मेकअप मटेरियल है वहाँ पर यूज़ किया जाता था। अब स्टूडियो में मूवीज़ बनती हैं, प्लेस वगैरह होते हैं, तो एक्टर एक्ट्रेस या जो भी क्राउड सीन होते हैं, भीड़ भाड़ वाले सीन होते हैं, तो उन सभी का मेकअप किया जाता है ताकि वो स्क्रीन पर, टीवी पर अच्छे लगें। तो ज़्यादा मेकअप के लिए ज़्यादा मेकअप मटेरियल चाहिए और इसीलिए ट्रक भरकर मेकअप मटेरियल वहाँ पर आता था और उसे नाम दिया गया पैनकेक। द रूम लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सैलून। जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसका जो रूम था जहाँ पर मेकअप किया जाता था आर्टिस्ट का, उसे कैसा दिखाई देता था? वो हेयर कटिंग सैलून जो होता है वो जैसा दिखाई देता था। एंड हैड लार्ज मिरर्स विद इनकैंडिसेंट लाइट्स। इनकैंडिसेंट लाइट्स कौन सी होती हैं? ऐसी लाइट्स जो गर्म होने के बाद, अच्छे से गर्म होने के बाद रोशनी ज़्यादा देती हैं, उन्हें बोलते हैं इनकैंडिसेंट लाइट्स। आपने पहले देखा होगा जो फोटोग्राफर वगैरह होते थे, एक बड़ी सी लाइट जलाते थे येलो कलर की, और काफ़ी गर्मी हो जाती थी क्योंकि वो जब अच्छे से गर्म हो जाती हैं तभी ज़्यादा रोशनी देती हैं।
या क्रिकेट ग्राउंड में आपने देखा होगा जब नाइट के मैचेस होते हैं तो उन लाइट्स को, ग्राउंड की लाइट्स को शाम को ही जला देते हैं ताकि वो रात होने पर अच्छे से रोशनी दे सकें। तो ऐसी लाइट्स को बोलते हैं इनकैंडिसेंट लाइट्स। तो जो मिरर लगे होते थे, जैसे सैलून के अंदर बड़े बड़े मिरर्स होते हैं, उनके चारों ओर वो लाइट्स लगी होती थी। दिस डिपार्टमेंट वाज हेडेड बाय मतलब जो उसका मुखिया था मेकअप डिपार्टमेंट का, वो था एक महाराष्ट्र का एक व्यक्ति था। एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स वर वर्कड अंडर हिम। जो डिफरेंट स्टेट्स के आदमी थे वो उसके अंडर में काम करते थे। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आपकी क्या आएगी कि हेड, जब भी आपसे पूछा जाएगा हेड के बारे में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मिस्टर एस वासन के बारे में लिखें या महाराष्ट्रियन के बारे में लिखें। तो बच्चों दोनों में कंफ्यूजन की बात नहीं है। जेमिनी स्टूडियो के जो हेड हैं, बॉस हैं, वो मिस्टर एस वासन हैं और पर्टिकुलर जो मेकअप डिपार्टमेंट है वहाँ का, उसके जो हेड थे वो एक महाराष्ट्रियन थे। तो दोनों में डिफरेंस है। अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी वाज फॉलोड देयर। एक ऑर्डर था वहाँ पर मेकअप डिपार्टमेंट में सीनियरिटी का, वो वहाँ फॉलो किया जाता था। अब क्या ऑर्डर था कि जो सीनियर एक्टर एक्ट्रेस होते थे उनका मेकअप सीनियर मेकअप मैन करता था, जो उनसे जूनियर होते थे उनका मेकअप जूनियर आर्टिस्ट करता था। क्राउड का जो मेकअप था वो उसकी ड्यूटी थी ऑफिस बॉय की। देन द राइटर डिस्क्राइब्ड अबाउट कोथामंगलम सुब्बू। अब एक नया करेक्टर है इस लेसन में, कोथामंगलम सुब्बू, whom he calls नंबर 2 एट द स्टूडियो। उसे नंबर 2 पर समझा जाता था जेमिनी स्टूडियो में। यानी कि सबसे नंबर 1 पर थे मिस्टर एस वासन जो कि स्टूडियो के मालिक थे। उनके बाद जिसका नाम आता था वो थे कोथामंगलम सुब्बू। अब उन्हें नंबर 2 पर क्यों समझाता था? कई सारी क्वालिटीज़ थी उनकी जिसकी वजह से उन्हें इम्पोर्टेंट समझाता था कि ही वॉज इन्वॉल्व इन एवरी इम्पोर्टेंट वर्क, कि हर महत्वपूर्ण काम में उनको वो इन्वॉल्व रहते थे। ही हैड द एबिलिटी टू बी चीयरफुल एट ऑल टाइम, हमेशा खुश रहने की एबिलिटी उनके अंदर थी। ही वॉज वेरी लॉयल टू हिज मास्टर, अपने मालिक के प्रति लॉयल थे। लॉयल का मतलब क्या होता है? वफ़ादार, अपने मालिक के वफ़ादार थे। एंड हैड अ सोल्यूशन फॉर द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो भी गंभीर सिचुएशन आती थी, परिस्थिति आती थी, उसके लिए उनके पास हमेशा सॉल्यूशन होते थे। कभी कोई मूवी का कोई सीन करना है, कुछ करना है, वहाँ कोई डिफ़िकल्टी अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को आती है तो वो प्रॉब्लम कोथामंगलम सुब्बू तुरंत सॉल्व कर देते थे। तो ये जो क्वालिटी थी जिसकी वजह से उनको स्टूडियो में नंबर 2 पर समझा जाता था। ही हैड जेन्यून लव फॉर ऑल, जेन्यून मतलब सच्चा प्यार, सभी के लिए सच्चा प्यार था उनके दिल में। इन दी स्टूडियोज द लॉयर हु वाज नॉन एज द लीगल एडवाइज़र। स्टूडियो में अब एक लॉयर भी होते थे जिसको लीगल एडवाइज़र, कानूनी सलाहकार समझा जाता था। एंड वॉर अ खादी धोती एंड अ वाइट खादी शर्ट, जिनकी जो ड्रेस थी वो थी खादी धोती और खादी शर्ट पहनना। समटाइम्स ही वॉर अ कोट दैट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ आर्म्स। कोट ऑफ आर्म्स मतलब इनकी बाजू काफ़ी लंबी होती थी, पूरी जो बाजू है वो ढक जाती थी। ऐसे कोट को, लंबे लंबे कोट को बोलते थे कोट ऑफ आर्म्स, बाजुओं का कोट। द फ्रैंक बकमेंस मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। अब जो ये मेन नाम है बच्चों, 2 नाम है, एक तो फ्रैंक बकमेंस और उसके बाद है मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी ये किसी आर्मी का नाम नहीं है बच्चों, ये एक सर्कस का नाम है, सर्कस के मालिक का।
सर्कस के मालिक का नाम फ्रैंक बकमैन है और उसकी सर्कस का नाम था मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। विजिटेड मद्रास इन 1952। अब ये सर्कस कंपनी 1952 में मद्रास आती है एंड प्रेजेंटेड 2 प्लेज और 2 नाटक यहाँ पर प्रेजेंट करती है जेमिनी स्टूडियो में आकर। जेमिनी स्टूडियो वो किराए पर ले लेते हैं और वहाँ आकर जेमिनी स्टूडियो के मंच पर 2 प्लेज वो दिखाते हैं। द अदर सिटीजन्स मतलब शहर के जो दूसरे नागरिक हैं वो एंड द जेमिनी स्टाफ सा दीज प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार उन्होंने ये प्लेज दोनों सभी ने देखे, शहर के दूसरे नागरिकों ने भी और जेमिनी स्टाफ ने भी। जेमिनी स्टाफ ने इसलिए क्योंकि जेमिनी स्टाफ वहीं काम करता था और शहर के लोग, जैसे हमारे शहर में अगर कोई सर्कस वगैरह कुछ मेला वगैरह लगता है तो हम भी बार बार वहाँ जाकर देखते हैं, तो वैसे ही बाकी के दूसरे लोगों ने दोनों प्लेस बार बार देखे। दिस चेंज्ड देयर डल रूटीन। और ये जो प्लेस थे देखना, जेमिनी स्टाफ के लोगों का जो डल रूटीन था, डेली का जो रूटीन था उनका, उसको चेंज कर दिया था, उसमें बदलाव आ गया था। दे कॉपीड देयर स्टाइल फॉर मैनी ईयर्स इन मेकिंग देयर फिल्म्स। और वहाँ के जो जेमिनी स्टूडियो के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्होंने इन प्लेस में जो टेक्निक यूज़ की गई थी वो सालों तक अपनी फिल्मों में उन्होंने यूज़ की। जैसे जो मेन टेक्निक थी उनकी 2 प्लेस की, वो ये थी कि जब भी प्ले स्टार्ट होते थे पीछे म्यूज़िक बजता था बांसुरी का और लाइट जलती थी। पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा पीछे बांसुरी की धुन बजती है और लाइट्स वगैरह जलती है फिल्म स्टार्ट होने से पहले। वैसा ही ये जो आइडिया था वो इस सर्कस के थ्रू ही आया था मूवीज़ के अंदर। आफ्टर सम टाइम एन इंग्लिश विजिटर केम टू दी स्टूडियो। उसके बाद स्टूडियो में एक इंग्लिश विजिटर आता है, यानी कि एक अंग्रेज आता है स्टूडियो के अंदर। नो ही गेव अ स्पीच, और एक भाषण देने के लिए आता है ये। बट नोबडी न्यू नथिंग अबाउट हिम, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। एंड दे डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द विजिटर सैड। और जो भी विजिटर ने कहा एक लाइन भी, एक वर्ड भी उन्हें समझ में नहीं आया। अब उसका रीज़न क्या था? भारत में 1940 के टाइम पर बच्चों बहुत कम लोग होते थे जो पढ़े लिखे होते थे, जिस वजह से जो जेमिनी स्टूडियो वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में जो काम करने वाले थे, तो वहाँ तो डेफिनेटली कम पढ़े लिखे लोग ही जाते थे। तो इसीलिए जब एक अंग्रेज आया वो भी स्पीच देने, तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। सो हिज विजिट रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री फॉर ऑल। इसीलिए उस विजिटर का आना, उस अंग्रेज का आना, रिमेंड मतलब रहा, अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया कि पता नहीं ये अंग्रेज क्यों आया था और क्या बोल कर गया। बट आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, द राइटर केम टू नो, राइटर यानी कि अशोक मित्रा को पता चला कि दैट ही वाज स्टीफन स्पेंडर, कि जो वो अंग्रेज आया था उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर, हु रोट द बुक कॉल्ड द गॉड दैट फेल्ड, जिसने बुक लिखी थी द गॉड दैट फेल्ड, विच वाज रिलेटेड टू द क्रूअल्टीज़ ऑफ कम्युनिस्ट पीपल। और ये जो बुक थी वो किससे रिलेटेड थी? कम्युनिस्ट लोगों के निर्दयता पर, जो निर्दयता वो दिखाते थे उससे रिलेटेड थी ये बुक। अब कम्युनिस्ट लोग ऐसे लोग थे जो अपने फ़ायदे के लिए अपनी फैमिली तक को भी मार सकते थे। ऐसे लोग थे जो 1940 में गांधी जी का विरोध करते थे। गांधी जी थे सत्य और अहिंसा के पुजारी, लेकिन जो ये कम्युनिस्ट लोग थे वो हिंसा के पुजारी थे। वो गांधी जी के विचारों से बिल्कुल अलग थे और अपने फ़ायदे के लिए अपनों को ही मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे। और इन्हीं
के अगेंस्ट स्टीफन स्पेंडर ने ये बुक लिखी थी, द गॉड दैट फेल्ड, लोगों को जागरूक करने के लिए। और ये बात अशोक मित्रा को कुछ सालों के बाद पता चली। तो इस पोइट्स एंड पैनकेक में छोटे छोटे